शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का एक हिंदू नेता जिसका नाम प्रणॉय है, वो उसकी हत्या जो है या कह लीजिए मौत जो है पुलिस कस्टडी में हो जाती है। ये एक सिलसिला है बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं की मौत या हत्या का। कौन है सरकार चलाने वाला? क्या कर रही है वहां की सरकार? और ये सवाल क्यों ना उठने चाहिए? आज भी हो रहा है। देखिए, जो मानसिकता है उस मानसिकता का इलाज नहीं हो सकता। हाँ, आप लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन वो जो दिमाग में है, जो दिमाग में घुसा हुआ है, उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। इस देश में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो ये कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं या वीडियो क्यों बना रहे हैं। ये पहली जिम्मेदारी बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की है। दर्शकों, कई बार हमें ये लगता है कि जो कुछ हम वीडियो बनाते हैं या जिन विषयों पर बनाते हैं, कई बार कुछ ऐसे विषय सामने आ जाते हैं कि लगता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो कुछ आता नहीं है। क्योंकि जो सिलसिला रुकना चाहिए सवाल उठने के बाद, और इवन लोग अब तो सवाल पूछना भी भूल चुके हैं। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में कत्लो-आम हो रहा हिंदुओं के साथ वो केवल एक नंबर जैसा है कि आज इतने हिंदू मरे, आज इतने हिंदू मरे, आज इनके साथ ये हो गया, और ये कहानियाँ हमारे आपके तक जाते जाते ऐसा लगता है सो जाती है। दीपू दास की हत्या के बाद वो सिलसिला जो रुकना चाहिए था, वो सिलसिला रुक नहीं रहा है। सामान्य लोगों से होता हुआ अब ये पॉलिटिशियन वर्ग जो वहाँ का है, नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ललित, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो यूं ही है या बांग्लादेश से हमारा आपका कोई नाता नहीं है? ये बांग्लादेश कभी पश्चिम बंगाल की तरह हमारा ही हिस्सा था, इसी देश का हिस्सा था। वहाँ रहने वाले लोग यहीं की तरह जैसे आज सब लोग भाईचारा के साथ रह रहे हैं, वैसे ही भाईचारे के साथ ही रह रहे थे। और जब बांग्लादेश बना तब भी वहाँ जो 1.5 करोड़ हिंदू जो ज़्यादा रुके, वो भाईचारे के नाम पर ही रुके। अब सवाल ये है कि जब बांग्लादेश में ये सब हो रहा है तो इस पर सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए। हमने बहुत सारे वीडियोस बांग्लादेश के अंदर हो रहे इन अत्याचारों पर किया है, लेकिन हर बार हमें ये उम्मीद होती है कि शायद अगली बार हमें वीडियो ना बनाना पड़े। लेकिन हर वीडियो के बाद कुछ दिन बाद हमें फिर से दूसरे वीडियो पर आना पड़ता है और हम आपसे सेम सब्जेक्ट पर बात करते हैं। हमारे साथ है राहुल जी। आपको क्या लगता है कि हम लोग को बात नहीं करनी चाहिए या ये बांग्लादेश की ही समस्या है, बांग्लादेशी हिंदुओं की ही समस्या है, इस पर हमें बात नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों की आपत्ति है कि बांग्लादेश में हो रहा है, इससे हमारा क्या लेना देना। और साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आप जब बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात करते हैं तो आप यहाँ के मुसलमानों पर एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। नहीं, सवाल तो उनसे ही है जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाई बात क्यों नहीं की जानी चाहिए। सवाल यही है कि बात क्यों ना करें, वो क्या वजह है? भाई, भाईचारे के नाम पर जो लोग यहाँ पर रहे थे, जो यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज है, आप मुझे बताइए कि उसके साथ में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान भारत में हो रहा है? और ये तो एकदम साफ साफ दिखाई देता है कि भारत में जो रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, आप मुझे एक बात बताइए, उनको काम करने के लिए या फिर बड़ी नौकरियों पर जाने के लिए कौन मना करता है? पढ़ने लिखने के लिए कौन मना करता है? उनकी लिंचिंग कौन कर रहा है? जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं या फिर जो हमने पाकिस्तान में देखा, वो कोई तो मामूली बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि फिर आप यहाँ के लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? आप बांग्लादेश की सरकार से पूछिए। बांग्लादेश में सरकार है कहाँ? कौन है सरकार चलाने वाला? क्या कर रही है वहां की सरकार? और ये सवाल क्यों ना उठने चाहिए? देखिए, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है और हमें सीखना पड़ेगा अपने इतिहास से। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं सीखेंगे, इतिहास में क्या हुआ था और उसको कैसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया आपके सामने, लोगों को मूर्ख बनाते रहे कुछ लोग आज तक, और वो सिलसिला आपको क्या लगता है कि आज नहीं हो रहा है? आज भी हो रहा है। देखिए, जो मानसिकता है उस मानसिकता का इलाज नहीं हो सकता। हाँ, आप लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन वो जो दिमाग में है, जो दिमाग में घुसा हुआ है, उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। यहाँ हिंदुस्तान में अभी देखिए ना, जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है, वो कोई फट रहा है, कोई KGMU यूनिवर्सिटी में जाकर के वहां अवैध धर्मांतरण करवा रहा है, 3-3 शादी कर रहे हैं ऐसे ऐसे कलाकार हैं।
और वो भी हिंदू लड़की से। और जब बात सामने आती है, जब जो नए वाली होती है उसको ये पता चलता है कि ये तो पहले से शादीशुदा है, तो फिर क्या होता है, फिर मारपिटाई होती है, फिर क्या होता है, फिर धमकियां दी जाती हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ में ऐसा कर दिया जाएगा। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई सवाल नहीं उठाएंगे, अरे भाई क्यों सवाल ना उठाएं? क्या हो गया? भारत में कुछ होता है तो ये सवाल नहीं उठाते हैं क्या? और अरे ये लोग वो लोग हैं, दर्शकों एक चीज समझना कि आपको ये फिलिस्तीन के नारे लगाते मिल जाएंगे, ये लोग ईरान के समर्थन में नारे लगाते मिल जाएंगे, ये देख तो इजराइल करते रहे गाजा के मुद्दे को लेकर के कैंडल मार्च निकालते हैं ना। लेकिन ये बगल में, एकदम बगल में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इस पर वो आपसे कहेंगे कि वहाँ के हिंदुओं के लिए भारत के हिंदुओं को क्यों परेशान होना चाहिए, या फिर वहाँ के हिंदुओं को लेकर यहाँ पर आप जब सवाल पूछते हैं तो आप मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अरे भाई, आप कहते हो ना भाईचारा है, तो भाईचारा जब गाजा के लिए सड़कों पर निकल आता है तो वो भाईचारा जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं दिखना चाहिए? देखिए, यहाँ तो देखिए बात समुदाय की है, संप्रदाय की है, और वहां ट्रंप चाचा धमकी दे रहे हैं ईरान को कि ईरान में अगर ये नहीं रुका हम हमला कर देंगे। अच्छा, ट्रंप का ईरान से क्या मतलब है? इसमें भी दोहरा चरित्र देखिए सबका। ईरान में महिलाएं अगर आजादी मांग रही हैं तो यहाँ कोई आरफा बीवी हो, फलानी हो, कोई नहीं कह रही है कि आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन भारत में बुर्का पहनने की आजादी पर ये सब बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ा बड़ा लेक्चर, बड़ा बड़ा स्पीच और भाषण लिखते रहते हैं। ये लोग आपसे रोज गाजा की आजादी की बात करेंगे, बताएंगे कि गाजा वालों को आजादी चाहिए। अभी ईरान में लोग आजादी मांग रहे हैं, आजादी भी अलग अलग तरीके से मांग रहे हैं, इवन इस्लाम से भी लोग आजादी मांग रहे हैं। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि ईरान वाली आज़ादी पर कोई बहस नहीं, गाज़ा वाली आज़ादी पर बहस चाहिए, इनको कश्मीर की आज़ादी पर बहस चाहिए, इसको भारत में हिजाब और बुर्का पहनने की आज़ादी पर बहस चाहिए। लेकिन ईरान की चर्चा आप करिएगा, ये सब भाग जाएंगे। अब देखिए, चर्चा से भागना इनको इसलिए पड़ता है क्योंकि देखिए इनके जो मंसूबे हैं, जो इन्होंने दिमाग में सोच रखा है, वो एक्सपोज हो जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है। यहाँ देखिए, राजनेता ऐसे हैं, कलाकार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका सपना यह है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला वो प्रधानमंत्री बने। मतलब कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन जाए, उससे उन्हें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, या फिर समाज को क्या दिक्कत होनी चाहिए? अरे पहले आप एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बनाना चाहते, पहले ओवैसी साहब मस्जिदों में महिलाओं के जाने पर एंट्री ओके करवा दें। कोई तो कहे। ये इससे बड़ा देखिए, आप क्या करना चाहते हैं इस देश में? क्या आप शरिया के तहत चलना चाहते हैं? वही तो मतलब हुआ। आप देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है, लोग वहां पर काम करते हैं, तो वो उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी से लोग जो कुछ काम करेंगे वो करेंगे। वो जो डॉक्टर हैं उनको पढ़ने के लिए कोई मना करता है क्या? पढ़ लिख कर ही तो डॉक्टर बने हैं। बना दीजिए। अब ये समस्या इस बात की है, देखिए इस बात का तो इलाज कुछ हो नहीं, जैसा कि मैंने कहा, वो जो मानसिकता है उसका इलाज तो नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों से सावधान कैसे रहा जा सकता है। और अभी 2-3 दिन पहले अजीत डोभाल साहब कह रहे थे कि इतिहास से हमने कुछ सबक सीखा कि नहीं सीखा। क्या सीखा? तो अभी जो बांग्लादेश में हो रहा वो इतिहास में नहीं है, वर्तमान है। आप ये कहते हैं ना कि आपको इतिहास पर बात नहीं करनी है, जब देखो ये बीजेपी वाले हों या फिर जो सरकार में हैं, ये केवल इतिहास की बात करते हैं। वर्तमान में देखिए क्या हो रहा है। नेहरू की बात करते हैं। इवन राहुल गांधी को तो कोई मतलब नहीं है, वो भाई तो अलग ही दुनिया में रहता है। वो यहाँ संसद चल रही है, वो जाके वहां पर के कॉफी बना रहा है विदेश में जाकर के, तो उसको कोई मतलब है नहीं देश की राजनीति से। वो पता नहीं कब तक है राजनीति में, कब चले जाएंगे, दर्शकों कोई भरोसा नहीं, आप समझिएगा। लेकिन उस भाई के चक्कर में आकर के ये और लोग जो अपनी राजनीति खराब कर रहे हैं, इनको समझने की राजनीति छोड़िए, जो आम जनता है उसको तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ। हम आप आम व्यूअर क्या सीख रहा है? कुछ नहीं बोलेंगे। ये देखिए ना, वही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं दर्शकों, उतनी मुखरता से भारत का कोई नेता नहीं बोल रहा। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि गाजा के मुद्दे को लेकर के कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब वहां पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है और वो दलित है, जब उस दलित को मारा जाता है तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा ये केवल तोड़ने वाली साजिशें हैं, इनको समझना होगा, उनसे सावधान होना होगा। ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। ऐसा लगता है जैसे इनके मुंह में फेविकोल जम गया हो, तो वो फेविकोल ही है। आप इस बात को समझिए दर्शकों, जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। हाँ, ये सच्चाई है। अपनी मर्जी से उन्होंने वो, और इसको बताने का कोई और तरीका नहीं है मेरे भाई।
यही तरीका है। वो और कम है, संख्या में कम जहां है, आप इसलिए ये हो रहा है। आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप उदाहरण ले लीजिए और सुनिए। पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़िए, आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के वो एरिया आप देख लीजिए जहां पर डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदलाव उसमें आया है, वहां लोगों को और वहां ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाते हैं और वो ये बयान देते हैं, हम अयोध्या में बाबरी इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि वहां मुसलमान कम हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान हैं, यहां पर मस्जिद बना रहे हैं, बना सकते हैं। आप उन शब्दों पर गौर तो कीजिए दर्शकों, वो और मतलब ये छोटे शब्द नहीं है। बांग्लादेश भी नहीं जाना है तो राजधानी में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके एकदम बगल में ना हरियाणा के 2 एक जिले हैं, हाँ, नूह जैसे है, मेवात का इलाका है, उन इलाकों में जाकर के देख लीजिए। अब देख लीजिए, मतलब कहां पत्थरबाज तैयार रहते हैं कि कोई हाँ, बांग्लादेश आएगा, जाने की जरूरत कोई नहीं भी आएगा कि हम उनको एकदम पत्थर मारने के लिए तैयार हैं। पत्थरबाजों की फौज, ये हर किसी की फौज है। जैसे एक फौज होती है ना दर्शकों, फौज जो होती है कि हाँ हमें लड़ना है। अभी देखिए पाकिस्तान ने फिर वो क्रूरतापूर्वक जो ड्रोन वहां भेजे थे, इधर से गोलीबारी हुई, वे भाग गए। समझिए, आर्मी चीफ का बयान आ गया, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मतलब फौज तैयार रहती है ना। ये ऐसी ही एक फौज है, ये ऐसे ही डॉक्टरों की फौज है, ये ऐसे ही पत्थरबाजों की फौज है। ये हमेशा 24/7 ये तैयारी हालत में रहते हैं भाई साहब। रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, और किसी भी टाइम चले जाइए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस मूर्खतापूर्ण बातों का उसके पीछे कोई तथ्य है नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत जबरदस्त बात है, हम लोगों ने पहले भी बताई थी। जब पश्चिम बंगाल बन रहा था और पूर्वी बंगाल अलग हो रहा था वेस्ट बंगाल से, तो वहाँ पर एक जोगिंदर नाथ मंडल थे, बड़े दलितों के नेता थे। उन्होंने कहा कि ये जो कलकत्ता वाले ब्राह्मण हैं, बंगाली ब्राह्मण हैं और बड़े ऊंची जाति के लोग हैं, ये दलितों के साथ बड़ा अत्याचार करते हैं, और अगर जो भारत बनेगा आने वाले भविष्य में, 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में जो भारत बनेगा तो ये ऊंची जातियों के बीच ये दलित जो हैं पिस कर रह जाएंगे। इसीलिए इन दलितों को मुस्लिम सद्भाव और मुस्लिम और दलित गठजोड़ पर यकीन करना चाहिए। और इन दलितों को, जो पूर्वी बंगाल में थे, जोगिंदर नाथ मंडल उस इलाके के बड़े नेता थे, इन्फ्लुएंशियल थे, उन्होंने वहाँ के दलितों को मना लिया मुस्लिम लीग को वोट करने के लिए। आप देखिए, और फिर चले गए, और चले गए, वो आबादी चली गई, और चले गए। जो नेता वहां उनको लेकर के गया, वो नेता 2 साल बाद में फिर 1950 में वापस आ गए। तो और वहाँ जो आज जो आबादी है बड़ी, वो दलितों की ही है। लेकिन आपको हिंदुस्तान में कोई दलित नेता उस पर बात करता नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यहां कुछ हो जाए, जो बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं या फिर जहां एनडीए की सरकार है, अगर कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए, देखिए सभ्य समाज में हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन वहां जाने के लिए ऐसी होड़ मचती है, वहां राजनीति करने के लिए, राजनीति रोटियां सेकने के लिए ऐसी होड़ मचती है कि तू उससे ऊपर, मैं उससे ऊपर, अरे तू कलाकार कम है, मैं बड़ा कलाकार हूं, देखो मेरी कलाकारी क्या होती है। ये समाजवादी पार्टी वाले वहां, प्रकाश जी, पुलिस ने इनको धर लिया वहां टोल प्लाजा पर, तो वहां बैठ के धरना देने के लिए, ठीक, आगे नहीं गए। स्थानीय विधायक वो तो खैर घर तक पहुंचे। एक जो आजकल जो बड़े मूंछों वाले, ये ताव देने वाले जो ये यहाँ चैंपियन बने हुए हैं, भाई साहब वो दौड़ लगा रहे हैं सड़कों पर, मोटरसाइकिल पर बैठ करके कहां से कहां पहुंच गए। आप समझिए दर्शकों, वो जैसे योगी कहते हैं ना कि वो जिन्ना का जो जिन है, वो जिन्ना का जिन जहां जहां है वो परेशानी का कारण है। और इसी बात को लेकर के समझना चाहिए ये लोग, जो देखिए कलाकारी वहीं से सीख करके आए हैं, जो पहले कहते हैं कि भाई साहब आप यहां पर सुरक्षित नहीं रह सकते, आपको हम वहां पर सुरक्षित रखेंगे, वो सारी फैसिलिटीज आपको देंगे। लेकिन आज वहां पर क्या हो रहा है, और खुद भाग करके आ गए। आप समझिए, ठीक वैसे ही कलाकार आज भी हैं, ऐसे नेता आज भी वही है, वही ताकतें हैं। और ये मूर्ख बनाने वाली बातें प्रधानमंत्री गलत नहीं कह रहे हैं कि पहले तलवार के दम पर जो कुछ आपने किया, हाँ वो तो नहीं कर सकते भाई, तलवार के दम पर तो आज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तोड़ू, समाज को तोड़ने वाले जो जितने भी कारक हैं वो हैं, समाज तोड़ू ये लोग हैं, ये तोड़ेंगे। ये बार बार कोई नया नया फॉर्मूला लेकर के आएंगे, नया नया फॉर्मूला। देखिए और भी कुछ नहीं तो क्या लेकर के आ गए भाई साहब, पीडीए लेकर के आ गए। मतलब अब तक इनकी राजनीति MY, दर्शकों समझिएगा, MY से चलती थी, यानी आप समझ ही रहे हैं, MY यानी मुस्लिम और यादव। चाहे वो बिहार हो, वो लोग बिहार में लंबे समय तक रहे सत्ता में, उत्तर प्रदेश हो,
पिताजी चले गए लेकिन बेटा जी वही हैं। अब बेटा जी ने क्या किया कि भाई कुछ तो नया देना पड़ेगा। बीजेपी वाले डेली घेरते हैं, कह रहे सबका साथ सबका विकास, हमारे पास में क्या है? अरे ठीक है, तो हम पीडीए लेकर के आ रहे हैं, सब कुछ पीडीए, केवल पीडीए। जाइए जाकर के देखिए सोशल मीडिया पर कैसे दे पीडीए, हाफ पीडीए, ये पीडीए, वो पीडीए। और पीडीए की परिभाषा बदलती रहती है समय समय। तो शुरुआत में जो लेकर के आए कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और अब पीडीए। कभी बोलते हैं कि ये देखिए जो पीड़ित है वो पीडीए, है ना, दबे हुए हैं वो पीडीए, सब पीडीए। आप कोई उनसे पूछे, आप जब आपकी सरकार थी, आदिवासी बोल देते हैं। हाँ, आदि आबादी, आदिवासी, वो सब उनके उसमें ही रहता है। अब कोई इनसे पूछे जब आप सरकार में थे तो आप क्या कर रहे थे, आपने उस पीडीए के लिए क्या कर दिया था? क्या आपके पास में एक उदाहरण है? ये जो पीडीए वाले नेताजी हैं, इनका फैमिली ट्री निकाल लीजिएगा ना, तो माथा सनक जाएगा। और ये जो जेनजी है उसी के लिए जानकारी दे देता हूँ, पता नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं। इन पीडीए वाले नेताजी का फैमिली ट्री निकालिएगा, हाल ही का निकाल लीजिएगा, भाई, चाचा, फूफा, मौसा, चाचा जी के चाचा जी निकालिएगा। सब के सब नेता हैं, कोई बड़े नेता हैं, कोई छोटे नेता हैं, कोई मझोले नेता हैं, कोई गांव के नेता हैं, लेकिन है पूरा परिवार ही चल रहा है पार्टी में। जो 2, 4, 5 37 सांसद, उसमें 4-5 परिवार ही के हैं, पत्नी है, 2 भाई हैं और खुद अकेले हैं। तो इसी से समझ जाइए ये राजनेताओं की प्राथमिकता क्या है और ये राजनेता देश की राजनीति को कैसे चलाना चाहते हैं। किसी को मतलब नहीं है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, कल को यहीं के हिंदुओं के साथ होता है। देश के अलग अलग राज्यों में बहुत सारे किस्से हैं। किसी की आवाज़ आप इसीलिए नहीं सुनते हो क्योंकि उनको लगता है कि आप केवल नंबर हो, और आप चूंकि आपको भूलने की आदत है, आपको इतिहास से कुछ सीखना नहीं है, वर्तमान से आपको बहुत मतलब है नहीं, आपको लगता है कि सपना देखने के बाद भविष्य यूं ही सुनहरा हो जाएगा। तो जरा बांग्लादेश में हो रहे दीपू दास से लेकर ये प्रणॉय तक के लोगों को देख लीजिएगा कि उनका हश्र उनके ही साथ के नेताओं ने क्या किया है। इन्हें देखिए लगता क्या है, ये क्या बात करते हैं, इतिहास की बात आप मत कीजिए, ठीक, वर्तमान पे ये कुछ बोल नहीं सकते, और भविष्य की अगर बात कोई करता है तो इन्हें उससे भी दिक्कत है कि डरा रहे हैं। ये भविष्य को लेकर अगर कोई देखिए, विकसित भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री योगी जी भी कर रहे हैं, अगर विकसित भारत की वो बात कर रहे हैं, इन्हें समस्या है उस बात से, इन्हें दिक्कत है, क्योंकि वो इनके एजेंडे में ये क्या करना चाहते हैं समझिएगा। जो विदेशी आक्रांता, जो उनकी सोच थी कि केवल बांट करके रखो, राज करो, यही तो करते हैं। कुर्सी कैसे भी चाहिए, कैसे भी करके बांटो। मतलब पहले क्या होता था, जितने भी जो राज्य थे, अपना अपना साम्राज्य था, उनको बांट करके, और फिर उसके बाद में जब आजादी मिल गई, जैसे तैसे करके आजादी के बाद भी यही नाटक शुरू कर दिया, केवल बांटते रहो, इसमें बांट दो, उसमें बांट दो। और फिर आपको पता है कि एक जो सॉलिड वोट बैंक है आपका, तो आपको पता है कि वो जो सॉलिड वोट बैंक है वो कंसोलिडेटेड है, वो कहीं नहीं जाने वाला। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, केवल 2% हैं जिन्होंने वोट दिया बीजेपी को, और बीजेपी कह रही है भैया हम सबके साथ सबका विकास करते हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी है। आप इस बात को समझिए, कोई सब कुछ करने को तैयार है लेकिन आप उसके साथ नहीं रहने को तैयार हैं। असम के सीएम हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, एक इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा कि एक मियाँ जी मुझसे मिले, बोले जी मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप सबको सुविधा दे रहे हैं, मैं आपके लिए जान दे सकता हूं। वो कह रहे कि जान मत दीजिए, वोट ही दे दीजिए। बोला वोट नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भैया वो विचार हैं, वो विचार ऐसे हैं कि वोट नहीं दे सकते। आप इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात से आपको सीख लेनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान बांग्लादेश को तो छोड़ दीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, वहां जो डेमोग्राफी जिस तरीके से वहां चेंज हुई, आप जहां भी बहुलता है वो क्या वैसे ही वहां देख लीजिए, साजिशन किया जाता है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक, राशन कार्ड सब बना करके पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं। हाँ, और हम आप मूक दर्शक बनकर ये देख रहे हैं। सवाल ये है कि हमारे ही आपके बीच से एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, वहाँ थोड़ी थोड़ी आबादी इधर उधर हुई, लेकिन जो हिंदू बचे थे पाकिस्तान में वो ख़त्म हो गए। बांग्लादेश में आज नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद जो बचे कुचे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सवाल ये है कि अड़ोस पड़ोस को देखकर जो डोभाल साहब कह रहे हैं कि इतिहास से सीखना चाहिए, क्या हमने सबक सीखा? मेरा सवाल आपसे वही है कि क्या हमने आपने वो सबक सीखा है जो इतिहास और वर्तमान हमें दिखा रहा है? देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।